वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो बुक आ चुका है जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लुसेंट के ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान के हम लोग जीके के कवर करेंगे। ये हमारा डे 1 होगा। आप सभी इस बुक के बारे में जानते होंगे कि ये बुक आप सभी के किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एकलौता बुक है जहां से कि आप सभी के लुसेंट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आप सभी को आज के बाद इस बुक को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए डेली इस बुक का अध्ययन कराया जाएगा। चैप्टर वाइज उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा। यहां पर सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव लुसेंट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। यहां पर बात आता है, देखिए आप लोगों ने जो वो सामान्य ज्ञान वाला होता है उसको तो आप लोगों ने अगर रीड कर चुका है तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर हम आज जो कवर करेंगे हम लोग देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला यहां पर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया। आप सभी यहां पर देख सकते हैं किसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो भारतीय इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास के बारे में। और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लगाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सामान्य परिचय की बात करते पहले सामान्य परिचय की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो सामान्य परिचय में बात करते पहले क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या करे। देखिए आप सभी के जो क्वेश्चन है सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी के लिए सेक्शन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की ओर बात करें, पहला क्वेश्चन करे कि इतिहास के तत्व अध्ययन किया जाता है। आप सभी के लिए ये इस वीडियो का पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे घबराना नहीं है, आप सभी को एकदम ध्यान पूर्वक ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हुए चलना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के तत्व अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है अतीत का, बी में समाज का, सी में शासन का और डी में पर्यावरण का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार की बात करें स्टूडेंट की कौन था, ऑप्शन नंबर ए में आप सभी को दिया हुआ है थ्यूसिडाइडिस, बी में है हेरोडोटस, सी में है मानोथो और डी में होमन। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा। हेरोडोटस ने ये यूनानी इतिहासकार हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ये बोला है आप सभी के थ्यूसिडाइडिस ने बोला, जो कि ये देख लीजिए कि कितने में 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। आप सभी के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हुए स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है। तो द हिस्ट्री के रचनाकार के नाम की बात करें स्टूडेंट की, द हिस्ट्री के रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आप सभी के हेरोडोटस। हेरोडोटस ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हेरोडोटस संबंधित हो जाता है, ठीक है ना, हेरोडोटस हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखिए, प्रश्न आपसे कि पूछा भी गया, आपसे कि एग्जाम में 2018 के प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, आप सभी यकीन मानिएगा इस बात को लेकर के। अगला प्रश्न है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह किसका कथन है।
तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, हीगेल ने बोला था इस बात को, हीगेल ने इस बात को बोले थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 7 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा आप सभी। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो 7 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हीगेल ने कहा था। हीगेल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का। 8वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये यहाँ पर कहे थे, ये कार्ल मार्क्स कहे थे। देखिए स्टूडेंट, आप सभी के वीडियो देखने का फायदा क्या होगा कि आप सभी के जो बुक का प्राइस होगा, आप सभी बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं होता। आप लोग को आज के बाद ये बुक खरीदना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए डेली वीडियोस अपलोड किया जाएगा और चैप्टर वाइज और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को कराया जाएगा, ताकि आप सभी को कोई भी समस्या ना हो। और आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न जो होता है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, और ये बुक तो और काफी इंपोर्टेंट है आप सभी किसी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो। यहाँ पर देखिए सीडीएस में प्रश्न पूछा हुआ है, सीडीएस यानी कि एनडीए से भी हाई लेवल का जो एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का, यानी कि 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, जो कि सीडीएस में आपसे प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर की ओर बात करते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने द्विधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हीगेल, कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा, यहाँ पर जो कहे हैं वो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स का है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का प्रतिपादन किया हुआ है। अगला प्रश्न 11 नंबर की ओर बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया गया है? ये देखिए आपसे कि यूपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया। अब इससे बड़ा एग्जाम कौन होता है? यूपीएससी से कोई बड़ा एग्जाम होता है क्या? अब उसमें इस बुक के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे मोटे एग्जाम में इससे प्रश्न 100% बनेगा। आपसे सो रहिएगा इस बात को लेकर के। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपसी को आई होप दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। 12 नंबर कह रहे कि इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीले हो जाएगा, ठीक है ना, सीले हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आपसे से प्रश्न नंबर 13 किया गया है कि देखिए ऐसा भी प्रश्न आपसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा गया 2013 के एग्जाम में पूछा भी गया है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जिसके मदद से हमें क्या चुनना है, हमें यहाँ पर इसको चुनित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करे कि O60, देखिए यहाँ पर जो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप सभी को, और आप सभी वीडियोस को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तीसरा का जो राइट आंसर आप सभी तीसरा जो है ए से मैच करेगा। ये जो तीसरा है आप सभी की ए से मैच करेगा, और जो चौथा है आप सभी की वो बी से मैच करेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, तो ट्रेवेलियन ये वैज्ञानिक नहीं है। तीसरा कह रहा है कि अब सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, O60 हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपसे के 14 का रहा है, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया हुआ है। कह रहा है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समकालीन इतिहास ये किसने कहा था?
तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेनेडिटो क्रोच ने कहा था। अगला प्रश्न ये देखिए, कितने बार और कितने एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अनहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो जो किसने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार ने कहा था। E.H. कार हो जाएंगे। स्टूडेंट आप सभी अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इसका पीडीएफ भी आपसे हमें दे दीजिए, क्योंकि हम लोग एक नोट्स बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग 300 से 500 रुपया बर्बाद न करके आपके चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस बुक को खरीदने जाते तो आपके 500 रुपया से अधिक ही लग जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे 16 नंबर की तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो यहाँ पर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न आपसे का कि तिथियों के साथ, तो अगला प्रश्न आपसे 17 नंबर की तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर एडी के पूर्ण रूप की बात करें तो यहाँ पर जो इसका पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं कि वर्ष 50 ईसा के बाद क्या होता है? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर की वर्ष 2015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो ये बात करें आखिर किस शताब्दी में आता है, तो 19 का आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 11वीं शताब्दी में आता है। आई होप स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर टोटल जो भी हमने क्लास कराया आप सभी को यहाँ पर समझ में आया है। तो अब लोग अगले पैराग्राफ को बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न यूपीएससी 1905, यहाँ पर यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया, आप सभी यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। कह रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? तो यहाँ पर 21 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपसे कि आरआरबी यानी कि रेलवे में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न जो ये 22वां प्रश्न आपसे देख पा रहे हैं कि एसएससी, सीआरपीएफ, डब्ल्यूबीपीएससी और जेपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी। तो आपसे समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट होने वाला है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वां ईसा में हुआ था? 22 का हो जाएगा, यानी कि कनिष्क में हुआ था। कनिष्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर कि यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि शक संवत पर आधारित है। किस पर? तो शक संवत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो गुप्त वंश को प्रारंभ करने के संवत की यानी कि बात करें श्रेय का, तो यहाँ पर 24 को हो जाएगा ए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चंद्रगुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न 25 नंबर की चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो 25 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्य या रोपण के स्मारक के रूप में किया था ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, आप सभी से ध्यान दीजिएगा, जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछा हुआ प्रश्न आपसे ध्यान दे पा रहे हैं कि हिंदुस्तान के सबसे टॉप 10 एग्जाम की बात किया जा रहा है। करें निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
देखिए आपसे के हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं आपसे के एज इट इज ऐसा ही प्रश्न पूछा गया जो कि पूछा हुआ आपसे के स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपसे को इसका डायरेक्टली क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 सही है। 1 2 3 विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आया था। शक संवत 78 से आरंभ हुआ और गुप्त संवत सन 319 में आरंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 27 नंबर, देखिएगा ध्यान से कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष वंश की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने यहाँ पर ये अपने राज्यारोपण के उपलक्ष्य में किया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियों संवत भी कहलाता है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि त्रैकुटक संवत। अगला प्रश्न 29 नंबर की चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, विक्रमा यहाँ पर 6 ने किया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 30 का क्वेश्चन, यानी कि देख पा रहे आप लोग कि ये एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्ष्मण सेन हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो 31 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1931 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। तो इसका जो मान होगा आप सभी का 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी 2013। ठीक है ना। तो अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी का यानी 33 नंबर का है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो यहाँ पर 135 वर्षों का अंतर हो जाता है। ये देख सकते हैं कि आपसे प्रश्न 2017 में पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न जो कि यूपीएससी का है, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर, थोड़ा सा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना होगा। तो यहाँ पर इसको दिनांकित करें तो ये वर्ष 600 में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपसी बात को। और नीचे वाला प्रश्न भी आपसी के आरपीएससी में पूछा गया है। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके यानी शक संवत का क्या होगा। तो शक संवत में बात करें तो इसको ये हो जाएगा आप सभी का 1928 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि ये भी यूपीएससी प्रश्न पूछा गया है कि पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो 36 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भौतिक अवशेष के विकृम क्रमिक निक्षेप। अगले प्रश्न की बात करते हैं 37 नंबर की कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया था। तो इसके विकास की बात करें तो इसका विकास जो किया था विलर्स लीबी ने किया था। अगला प्रश्न है 38 नंबर की काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो 38 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कार्बन 14 अपनाया जाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर की कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कि जीवाश्म के लिए पौधे, चट्टाने और इनमें से कोई नहीं। ये भी आप सभी देख पा रहे हैं कि कितने में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि जीवाश्म के लिए प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर यहाँ पर 40 नंबर देखिएगा। प्रागैतिहासिक का अंतिम इतिहास का आरंभ तक माना जाता है जब तो 40 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जब मानव के लिखना सीखा। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड का आरंभ कब से कब माना जाता है।
तो 41 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 600 ईसा पूर्व से इतना तक माना जाता है, 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला। क्या प्रमाण मिला था? तो 42 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लेखन मिला था। ठीक है, लेखन मिला था। यहाँ पर हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का वंशचयन ग्रेगोरियन कैलेंडर किस निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये यूपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये 21 मार्च अथवा 21 मार्च को किया गया था। अगला प्रश्न 44 नंबर, निम्न किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? तो वो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सेलेरियस। अगला है 45 नंबर, और निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल बरूनी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने भारतीय इतिहास के जो सामान्य परिचय था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ऐतिहासिक स्रोत, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और कमेंट करके ये इन्फॉर्मेशन आपसे जरूर दीजिएगा कि क्या आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हैं, आपसे कोई वीडियो कैसा लग रहा है। 1 मिनट का समय निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल का तौर पर होता है। तो आप सभी इस बात को जरूर एग्री कीजिएगा, क्या बुक आप सभी पढ़ना जरूरी है या नहीं है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।